यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा विजन है इसका मिनी टेस्ट जो क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट होता है जो, ये क्लास टेस्ट आपका 6वां नंबर रहेगा, ठीक है। और जो हमारा ओवरऑल यहाँ पर 6 टेस्ट है और जो इन्वायरमेंट का है जो सब्जेक्ट वाइज है वो सब्जेक्ट वाइज आपका पहला टेस्ट होगा, राइट। जो सब्जेक्ट वाइज पहला टेस्ट है और उसके हिसाब से आपका जो सीरियल चल रहा है वो 6वां नंबर टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आपका यहाँ पे जो टोटल हमारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके नंबर जो है वो 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रवाल प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त जल में रहते हैं तथा जलीय तापमान जो नम्रता होती है उसमें पराबैंगनी विकिरणों, अपारदर्शिता एवं पोषक तत्वों की मात्रा के प्रति उनकी सहिष्णुता एक परास में होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि प्रवाल कम पोषक तत्वों के युक्त यहाँ पर जल में निवास करते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर पोषक तत्व वाले जो जल हैं उसमें शैवालों तो तथा यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तथा जिससे जो परिणाम स्वरूप हमारे तंत्र हैं उनकी जैविक ऑक्सीजन मांग पर प्रभावित होती है। तो हमारा पहला गलत होगा, ठीक है। आगे, प्रवाल भित्तियाँ होती है ये द्वीपों तथा महाद्वीपों के तटों के किनारे उष्णकटिबंधीय उथले जल में पाई जाती हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं द्वीपों तथा महाद्वीपों के तट पे और जो हमारे उष्णकटिबंधीय उथले जल में उसमें पाए जाते हैं। तीसरा, प्रवालों को उनका रंग उनके उत्तकों में निवास करने वाले जो हमारे जूजथले होते हैं उससे प्राप्त होती है, राइट। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, प्रवाल प्रकाश संश्लेषण तथा जो परभक्षण दोनों के माध्यम से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं वो पोषक संश्लेषण तथा परभक्षण दोनों से यहाँ पर अपना जो पोषण होगा वो प्राप्त करेंगे। तो 3 बातें हमारी करेक्ट हैं, 2, 3, 4 आंसर हमारा हो जाएगा बी पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। उष्ण तथा आर्द्र पर्यावरण अपघटन में सहायता करता है, जबकि निम्न तापमान पर या निम्न तापमान अथवा जो अव्ययी स्थिति होती है उसमें अपघटन को बाधित करती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड का जो हमारा पहला बात बोला है यहाँ पर एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो अपघटन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑक्सीजन आवश्यक होती है इसमें, ठीक है। और अपघटन की दर जो होती है उसमें अपरद के जो रासायनिक संगठन होते हैं, राइट, और उसके जलवायु संबंधी कारक होते हैं उसको द्वारा नियंत्रित की जाती है, राइट। तापमान जो हमारे होते हैं तथा जो मृदा है आर्द्रता उससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हमारे जलवायु संबंधी कारक माना जाएगा। ये हमारे सूक्ष्मजीव की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले अपघटन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर जो उस जैसा जो हमारे पर्यावरण बैक्टीरिया हैं उसमें वृद्धि भी करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा, चराई खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि पोषक जो हमारे पोषण है स्तर में होने वाला जो हमारा ऊर्जा उत्तरोत्तर है ये प्रवाह सीमित रहता है इनका, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा केवल 10% हमारा क्या है अंतरित होता है, ठीक है। और क्योंकि हमारा शेष भाग जो है ये प्रजातियों द्वारा श्वसन तथा जो हमारे प्रयोजनार्थ होते हैं उनके भोग करने के लिए यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकृति है उसमें चराई खाद्य श्रृंखला में कई स्तर पर यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेंगे एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा है कि सही कौन सा है, तो दोनों सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये बताने कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, प्राथमिक अनुक्रमण सदैव द्वितीय अनुक्रमण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो होगा यहाँ से ये गलत है। क्यों, क्योंकि किसी क्षेत्र में जो प्रजाति है उसके संगठन जो उत्तरोत्तर तथा जो हमारे पूर्वानुमेय होते हैं उसमें परिवर्तन की जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है इनको कहते हैं, ठीक है। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियों एक क्षेत्र में रहने वाली लगती हैं और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि क्या अन्य प्रजातियों की यहाँ पर जनसंख्या में गिरावट आने लगती है तथा वे लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये सदैव बोला है कि अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, जैसे जैसे अनुक्रमण स्थिरता की ओर बढ़ता है और पोषक जो चक्र है उसकी दक्षता में वृद्धि हो जाती है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अनुक्रमण आगे बढ़ेगा अधिक पोषक तत्व का चक्रण होता जाता है, ठीक है। उनका संचयन जो होता है खड़ी फसल जिसको बोलते हैं हमारे स्टैंडिंग क्रॉप में होता है, जो जैसे जैसे हमारा अनुक्रमण स्थिरता की ओर बढ़ता है तो पोषण चक्र की जो हमारी दक्षता होती है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। ऐसा समय के साथ जो तंत्र की जटिलता है उसके बढ़ने की वजह से होता है ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड करेक्ट है। पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2 सही है, बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट। पहला यहाँ से पारिस्थितिक तंत्र कि जैविक घटक और अजैविक घटकों के पारस्परिक क्रिया करते हैं, परंतु वे आपस में पारस्परिक अंतरक्रिया नहीं करते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा,
राइट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र इसकी अवधारणा बहुत अधिक व्यापक है तथा लचीली है। यह ऐसी किसी भी स्थिति को संदर्भित कर सकती है जिसमें वो अपने जीव के जैविक घटक के साथ इस प्रकार के व्यवहार करे कि उसमें ऊर्जा जो होती है और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सके, है ना। ये तब भी लागू होता है जब इस तंत्र पर बहुत अल्पकालिक हो, ठीक है। तो पहला भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान जीव आसपास की जो पर्यावरण है उसकी पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा उसके साथ ऊर्जा का द्रव्यमान का आदान प्रदान करते हैं, राइट। पहला सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट बनाने से करेक्ट है। तीसरा, अल्प अपघटक जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। क्यों? देखो स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारे जैविक घटक आपस में परस्पर जो अंतःक्रिया करते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा ना, प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं हमारी घास होते हैं, राइट, और इसे खाते हैं। दोनों क्या है? दोनों हमारे घटक हैं, जैविक घटक का एग्जाम्पल है, राइट। अब घटक हमारा पाचन एंजाइम जो स्रावित करते हैं, जो मृत तथा अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ पर सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल पोषक जो तत्व है उसके अपघटित कर देते हैं। वास्तव में अपघटक किसी वास्तविक तंत्र का आधारभूत में जो घटकों में से एक होते हैं, ठीक है। ये बोले इसके तंत्र का भाग नहीं होते, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 करेक्ट है, तो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, चौथे का होगा ए नंबर, केवल 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक अध्ययन किस एज इफेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा सही है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो हमारा जो अध्ययन करते हैं उसमें एज इफेक्ट के बारे में कौन सा बताने से यहाँ पर सही होगा, राइट। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, ये 2 पर्यावासों के बीच विद्यमान संक्रमण क्षेत्र की एक यहाँ पर विशेषता होती है, राइट। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 5वें का करेक्ट होगा, राइट। दूसरा, निम्न प्रजाति की विविधता इसकी एक विशेषता होती है, ठीक है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि देखो परिस्थिति में एज इफेक्ट क्या ऐसा होता है कि 2 मय पर्यावास की सीमा पर जनसंख्या या पॉपुलेशन जो होती है अथवा समुदाय की संरचना में ऐसे जो होने वाले हमारे परिवर्तन होते हैं उससे होता है। ऐसे क्षेत्र में पर्यावास छोटे भागों में विखंडित होते हैं जहां एज इफेक्ट स्पष्टता दिखाई देता है, जो इस प्रकार के जो पर्यावास है उसकी पूरी रेंज यहाँ पर विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे इफेक्ट बढ़ता जाता है तो क्या पर्यावासों में इन सीमा के क्षेत्रों की जो हमारी विविधता है उसमें वृद्धि होने लगती है, राइट। तो हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी एक विशेषता उच्च समष्टि घनत्व होती है, राइट। तो पहला और यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो 5वें का आंसर हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 6ठा नंबर, पारिस्थितिक समुदाय के संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला बोल रहे हैं समष्टि जो होती है हमारी समष्टि जो पॉपुलेशन है उससे आशय कि समान व्यष्टि के समूह से जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के यहाँ पर मेट से मतलब एक दूसरे से मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? पहला स्टेटमेंट, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट इसका है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि देखो हमारे पारिस्थितिक अनुक्रमण का सिद्धांत है जो जीवों के एक दूसरे के संदर्भ में क्रम को वर्णित करता है। इस अनुक्रमण को सरलतम जो हमारे स्तर हैं उसमें एक व्यष्टि या एकल जीव होते हैं जो व्यष्टि स्तर पर ये किसी जीव की जो अन्य जीव है उसके साथ यहाँ पर पारस्परिक अंतरक्रिया को सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। इस पदानुक्रम में ऊपर जो हमारे ओर बढ़ने के पर जो पारिस्थितिक विधि है उसकी जीवों के बीच यहाँ पर संबंध को एक अधिक जटिल व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, राइट। तो वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के छोटे समूह को आपस में संबंधों तक पर्यावरण छोटे गुण के संबंध में शामिल करते हैं, ये भी बात मैंने आपको इसी में बताई, ठीक है। समुदाय पारिस्थितिक में विभिन्न प्रजातियों के समूह विद्यमान संबंधों का अध्ययन करते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पारिस्थितिक समुदाय के बारे में अनुक्रम तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, सभी तीनों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। पारिस्थितिक समुदाय के बारे में एक बार पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6वां नंबर क्वेश्चन पारिस्थितिक समुदाय, एक बार आपको जाके रीड कर लेना है, ठीक है। या तो हो सकेगा तो मैं PDF टेलीग्राम पे इसका शेयर कर दूंगा पारिस्थितिक समुदाय का अनुक्रमण का, ठीक है। एक बार आप बताओगे तो नीड होगी आप लोगों को, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे 7वां क्वेश्चन है तापीय प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तापीय प्रदूषण फ्लाई ऐश तथा अन्य ठोस अपशिष्टों के जल निकाय के निस्तारण में डंपिंग के कारण होता है। पहला गलत होगा, क्योंकि तापीय प्रदूषण एक प्रकार का समुद्री प्रदूषण होता है। ये विद्युत संयंत्रों तथा उद्योग जो हमारे गर्म जल उसके निस्तारण के डंपिंग के कारण उत्पन्न होता है, ना कि यहाँ पर फ्लाई ऐश प्रदूषण के कारण। इसके कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत था। तीसरा, इसी कारण मछलियों की उपपक्षी गतिविधि में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप जैव विविधता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, क्योंकि मछलियों में यहाँ पर जो बोला है इनकी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? इनकी वृद्धि नहीं होगी वहाँ से, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। तापमान वृद्धि होगी जिससे क्या होगा? जल की ऑक्सीजन जो हमारी यहाँ पर अवशोषण क्षमता है उसमें कमी आ जाती है और जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जल के तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप मछलियों का अपपक्षी जो क्रिया है वो निश्चित रूप से उसमें जो वृद्धि है जो उपपक्षी क्रिया की वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर रोगों का परजीवी को भी यहाँ पर उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो
कम हो जाती है, इससे जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 7वें का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, धरातलीय ओजोन विशेषकर शहरों में जो हमारे प्रदूषण है उसका एक घातक रूप में धरातलीय ओजोन है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला स्टेटमेंट 8वें का, यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है NOx नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसका बढ़ता स्तर तथा वायु में जो विद्यमान वाष्पशील गैस होती हैं उसकी विक्रिया से ओजोन का परत का निर्माण होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है यहाँ से, सूर्य का तीव्र प्रकाश तथा उच्च तापमान धरातलीय ओजोन के निर्माण में सहायता करते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, ये दमा और अन्य श्वसन समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से। चौथा है, धरातलीय ओजोन संवेदनशील पादप जो हमारी प्रजाति होती है उसकी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो क्या है, यहाँ से जितने स्टेटमेंट दिया चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, क्योंकि धरातलीय अथवा जो हमारे बैड ओजोन्स है इनकी प्रत्यक्ष रूप से वायु में जो हमारे उत्सर्जित नहीं होते, क्योंकि बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा वाष्पशील जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उसकी मध्य रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर डी सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है? ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, अधिक सीवेज से अधिक जैविक जो ऑक्सीजन मांग है उसमें BOD उत्पन्न होती है, जिससे क्या सूक्ष्म जीवों के विकास में वृद्धि होगी और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। राइट, तो क्या हो जाएगा? पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। बात हमारे यहाँ पर जो बोला एकदम सही है। रासायनिक ऑक्सीजन जो मांग होती है, केमिकल जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड है, इसमें जैविक ऑक्सीजन जो होती है मांग उसकी BOD उनमें सदैव हमारा अधिक होती है इससे। ठीक है, तो हमारे भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रासायनिक जो ऑक्सीजन मांग है COD जैविक ऑक्सीजन मांग से सदैव अधिक होगी। दोनों बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, पेयजल में NO3 की उपस्थिति से जो हमारे मेथेमोग्लोबिनिया ये होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, पेयजल में H2S खराब स्वाद देता है और तथा यहाँ पर आर्सेनिक के कारण हथेलियों में केराटोसिस जो और रंजकता है उसका पिगमेंटेशन होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चारों बातें यहाँ पर जो बोल रहे हैं हमारी एकदम करेक्ट है। कौन सी? ये जल प्रदूषण के संबंध को लेके। ठीक है, आपको देखो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे लिखना है? जल प्रदूषण। ठीक है, और जल प्रदूषण लिख के आपको 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर ये कुछ पॉइंट देखिए हाईलाइट की पॉइंट दे रखे ना, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कई बार। राइट, तो आपको याद रखना है इसको लेके। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग ऑयल जो हमारे स्पिल है उसको स्वच्छ करने के लिए किया जाता है? राइट, कौन से किया जाता है? देखो, एक तो हमारा बायो रेमेडिएशन होता है। राइट, ये जो हमारा ऑयल जो हमारा स्पिल है सुर्खियों में बना हुआ था न्यूज़ में, इसकी वजह से यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि बांग्लादेश की जो तेल रिसाव है उसको लेकर आपदा के कारण यहाँ पर सुंदरवन के जो वन्यजीव हैं उसको खतरा उत्पन्न हो गया था, है ना, इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था। तो हमारा देखो यहाँ पर इसको करने के लिए ऑयल जो स्पिल स्वच्छ करने के लिए हमारा एक तो बायो रेमेडिएशन होगा, दूसरा नियंत्रित दहन होगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, डिस्पर्सेट का प्रयोग किया जाएगा। राइट, ये भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। और तलकर्षण जो हमारा ड्रेजिंग होगा ये भी आपका यहाँ पर किया जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे। ये ऑयल स्पिल स्वच्छ करने के लिए एक प्रक्रिया है या फिर इनको स्वच्छ करने के लिए इससे यूज करते हैं। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ से 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बायोफाउलिंग आर्द्र सतहों तथा आर्द्र सतहों पर सूक्ष्म जीवों, पादपों, शैवाल अथवा जंतुओं का वहाँ पर संचयन होता है। राइट, तो क्या हो जाएगा 11वें का? 11वें का जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, किसी झील में सुपोषण या बोलते हैं जिसको यूट्रिफिकेशन, ये UPPCS क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, UPPCS ना कि UPSC। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप वैस तत्वों का समृद्ध लेकिन अनुत्पादक होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि देखो जल में जो पोषक तत्व उसकी हमारी जो अधिकता के कारण इसको सुपोषण कहते हैं, तथा इसमें जो शैवाल है उसकी अत्यधिक वृद्धि हो सकती है और पर्यावरण के शांत घाटी हो या उसके अशांत, उसमें शैवाल के प्रकार जो होते हैं उसके आधार पर ब्लूम को कोई जो रूप है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा सागर तट पर झाग या हरे ज्वार के रूप में इसको देखा जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल निका में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो तीनों बातें करेक्ट हैं। देखो कब हमारी यहाँ पर बढ़ती है, कब यहाँ पर कम होती है, चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा तीनों सी स्टेटमेंट करेक्ट है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, वायु प्रदूषक सभी जीवों को हानि पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण तथा उसके नियंत्रण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। राइट, देखते हैं पहला स्टेटमेंट। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे
प्रेसिपिटेटर है, इसका उपयोग तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं, एग्जॉस्ट कणिका जो हमारे पदार्थ होते हैं उसको हटाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। राइट, पहला क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है CPCB ने उसके अनुसार 2.5 जो माइक्रोमीटर, इसको कम जो व्यास वाले जो हमारे कणकीय पदार्थ हैं उसके मानव स्वास्थ्य को यहाँ पर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने के लिए दावा किया था। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, जो हमारे स्क्रबर गैसीय उत्सर्जक हैं ये विशेषकर अम्ल गैसों को नियंत्रित करने वाले जो प्राथमिक संयंत्र हैं उसमें से एक माने जाते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक यंत्र में से एक माना जाता है। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे जो स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो गैस है उसको हटा सकता है, और इसके ऊपर जो धुएं हैं उसमें जल जो अथवा चूने हैं उसके घोल को लेकर यहाँ पर हटा जा सकता है। दोनों बातें हमारी यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है, और तीसरा 2.5 माइक्रोमीटर तथा अधिक व्यास वाले जो पर्टिकुलर मैटर ये मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था ये पॉइंट कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम वाले व्यास है, यहाँ बोला 2.5 मीटर से अधिक व्यास वाले, तो अधिक नहीं होगा यहाँ पर, उससे कम वाले व्यास। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट ये तीसरा गलत होगा। सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 12वें का तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका C नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 30 नंबर। पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इनकी सीमाएं कौन सी नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, इसमें 2 या 2 से अधिक पोषण स्तरों से संबंधित समान प्रजातियों पर विचार नहीं किया जाता है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहा है, क्योंकि पारिस्थितिक पिरामिड की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि वो इसमें 2 या 2 से अधिक पोषण स्तरों संबंधित समान प्रजातियों पर विचार नहीं किया सकता है। सेकंड, इसमें एक सरल खाद्य श्रृंखला पर विचार किया सकता है जो प्रकृति में समानता कभी नहीं पाई जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर जो सरल खाद्य हमारी श्रृंखला होती है इस पर विचार किया था जो प्रकृति में समानता कभी नहीं पाई जाती है, इसमें खाद्य जाल को समायोजित नहीं किया सकता है। तीसरा, इसमें खाद्य जाल को समायोजित नहीं किया सकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। चौथा, पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद जो पारिस्थिति होती है पिरामिड, इसमें मृतजीवी को भी कोई स्थान नहीं दिया जाता है। राइट, चौथा क्या होगा, चौथा भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चारों बातें एकदम की पॉइंट दे रखे हैं, की पॉइंट पर ही क्वेश्चन पूछ रखा है पारिस्थितिक पिरामिड पर। देखो सब टॉपिक आपको लिख लेने हैं। 13 टॉपिक क्या आया, पारिस्थितिक पिरामिड, इसके बारे में चारों बातें आपको नोट कर लेनी, ये होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण के नॉन पॉइंट स्रोतों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। राइट, देखते हैं। पहला ऐसे बोला है तूफान के जल का अपवाह। राइट, ये आपका क्या होगा, ये संबंधित इससे हमारा नहीं होगा। दूसरा, कीटनाशक भी यहाँ से संबंधित नहीं और उर्वरक भी संबंधित नहीं है, किससे, जो हमारे जल प्रदूषण के नॉन पॉइंट स्रोत हैं उसकी श्रेणी से संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, जो पॉइंट स्रोत हैं ये हमारे क्या होते हैं। राइट, इसको देखते हैं। देखो हमारे पॉइंट स्रोत है, पॉइंट स्रोत जो हमारे प्रदूषण का एक एकल पहचान जो योग्य स्रोत होता है, जैसे कि पाइप या नाला, औद्योगिक अपशिष्ट तथा यहाँ पर जो सीवेज होते हैं, जल प्रदूषण, ये सब यहाँ पर इसके पॉइंट स्रोतों के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, नॉन पॉइंट स्रोत के जैसे कि प्रदूषण, नॉन प्रदूषण जो हमारे प्रदूषण का नाम दिया था इनको। ठीक है, और जैसे कि आप मान सकते हो कोई भूमि है, भूमि में प्रयोग करके जोड़ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, और आपका जो एकल स्रोत हैं, तूफान, जल, अफवाह, उर्वरक, कीटनाशक, ये सब हमारे नॉन पॉइंट स्रोत में आएंगे। ठीक है, तो जैसे पूछा गया क्वेश्चन कि इनके प्रदूषण के नॉन पॉइंट। अच्छा देखो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि जो नॉन पॉइंट हमारे स्रोत है इसकी श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो एक तो ये नहीं है, एक ये नहीं है, और आपका एक जो रहेगा ये उर्वरक भी नहीं है। हमारा क्या आएगा नॉन पॉइंट वाले में, एक आपका मलजल आएगा, है ना, औद्योगिक अपशिष्ट आएगा, और क्या आएगा, अफवाह यहाँ पर आ जाएगा, उर्वरक, कीटनाशक। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। राइट, तो हमारा यहाँ से आंसर होगा 14 का 14 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 14। देखो यहाँ पे उर्वरक भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नॉन पॉइंट स्रोत है उसमें उर्वरक भी आता है, उर्वरक आएगा, मलजल आएगा, और यहाँ पे आपको हो जाएगा कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक और तूफान के जो जल प्रवाह, ये सब यहाँ पर हमारे, ये क्वेश्चन उन्होंने उल्टा पूछ रखा है। एक बार थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। जो जल प्रदूषण के नॉन पॉइंट श्रेणी में आते हैं, नॉन पॉइंट श्रेणी हमारा एक तो ये आता है, और एक ये आता है, और एक ये आता है ना, पूछ रहा कौन से नहीं आते हैं। राइट, तो तब आंसर हमारा यही होगा। आते तो हमारे हैं 1 2 3, और ये तो नहीं आते हैं। आंसर इसका होना चाहिए था 4 और 5, इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए 4 और 5। राइट, तो ये भी हमारे देखो 1 2 3, क्योंकि हमारे जो हैं ये जल प्रदूषण के नॉन पॉइंट स्रोत की श्रेणी में संबंधित होते हैं। ठीक है, जो नहीं होते पूछे वो हमारा आंसर होना चाहिए 4 और 5। ठीक है, देखो अपने अकॉर्डिंग एक बार आप अपना आंसर देख लोगे, क्योंकि जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, वो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग कर लो। नॉन पॉइंट जो हमारे आएंगे उसके श्रेणी में आपको जैसे आते हैं तूफान,
जल में उपवा, ठीक है, कीटनाशक, उर्वरक, है ना, ये सब यहाँ पे आपके आएंगे नॉन जो हमारे पॉइंट है उसमें। और जो हमारे पॉइंट श्रेणी में आएंगे वो अब आपके आएंगे मलजल, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब उसमें मलजल में आएंगे। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग अपना समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित तत्वों पर आपको विचार करना है। सीसा, आर्गन और आपका कैडमियम, प्लूटियम, आर्सेनिक, इनमें से कितने तत्वों में कौन सी ई अपशिष्ट विद्यमान नहीं होती है, ठीक है, कौन ई अपशिष्ट विद्यमान नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हमारा। देखो, एक तो जो हमारे यहाँ पर रहेगा दूसरा ऑर्गन और यहाँ पर चौथा प्लूटियम, ये क्या है, इसमें से इस अपशिष्ट क्या है विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है। सीसा, पारा, आर्सेनिक, राइट, कैडमियम और आपका सेलेनियम, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, ये सब में क्या है, सीसा अधिक मात्रा में जो होता है वो फ्लेम रिटार्डेड ई जो अपशिष्ट होता है उसका खतरा बना रहता है, ठीक है। ऑर्गन, प्लूटियम और रेडियो एक्टिव जो हमारे नाभिकीय हैं ये होते ई अपशिष्ट में विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आंसर हमारा हो जाएगा 15 का सी। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। WHO की दिशा के निर्देशों के अनुसार घर के भीतर ध्वनि स्तर 30 dB से कम होना चाहिए, राइट। 16 में क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट घर की जो ध्वनि घरों में भीतर जो ध्वनि है उसको 30 dB से कम होना चाहिए। जहाँ लगातार शोर होता है वहाँ जो निंद्रा है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए हमारा जो आवश्यक घरों के लिए समतुल्य दाब होगा वो 30 dB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 30 dB से कम होना चाहिए, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा 16 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अनुसार यहाँ पर 30 dB से कम ही होना चाहिए। आगे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर तंत्रिका तंत्र पर ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो हमारे तंत्रिका तंत्र है इस पर ध्वनि प्रदूषण का रक्तचाप तथा जो रक्त की कोलेस्ट्रॉल उस पर यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण रक्तचाप तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित करता है। देखो, ध्वनि स्तर जो हमारा होता है 75 डेसिबल से अधिक होता जाता है तो व्यक्तियों की जो हमारे श्रवण है सुनने का और जो शक्ति है विकार में उत्पन्न हो सकता है उसमें, राइट। तो आपका ये जो है ये प्रभावित कर सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रक्तचाप को लेकर नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोला है ध्वनि जो हमारे प्रदूषण होगा उसमें हमारा जो 75 डेसिबल से अधिक हो तो व्यक्तियों में श्रवण की शक्ति को लेकर प्रॉब्लम होगा कि कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप में, तो गलत हो गया। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, 1 और 2 बी। एक बार आंसर को देख लेना है अपने पास साइड से भी एक बार और, ठीक है, क्योंकि कुछ आंसर में यहाँ पर होता है जो मिस्टेक रहता है, कुछ क्वेश्चन कुछ रहते हैं और आंसर कुछ यहाँ पर रहता है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि 99% क्वेश्चन सही हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर 17 है, कई उत्पादों के विनिर्माण के लिए उद्योगों द्वारा प्रयुक्त जो कुछ रासायनिक तत्व हैं उसमें नैनो पार्टिकल के संदर्भ में आपको कुछ चिंताएं बताई जा रही हैं, जिसमें से कौन सी हैं और क्यों, राइट। देखते हैं इसको। यहाँ से देखो बोला है ये पर्यावरण में संचित होकर जल मृदा को यहाँ पर दूषित कर सकते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे उद्योग हैं विनिर्माण ये यहाँ पर ऐसा करेंगे तो क्या नैनो पार्टिकल्स की कुछ चिंताएं बनी रहेंगी और ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेंगे, है ना, बिल्कुल प्रवेश करेंगे और ये मुक्त मूलकों के निर्माण में वृद्धि करेंगे। जो हमारे मुक्त मूलक होते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या उसमें यहाँ पर ये वृद्धि करेंगे, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे जो उत्पाद हैं उसमें लेकर जो नैनो पार्टिकल्स हैं कैसे कैसे उनकी चिंताएं बताई जा रही है तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। अपना पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि नैनो पार्टिकल्स हैं हमारे जीवन में कैसे यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं, है ना, कौन कौन चीज़ों को लेकर। तो आपको तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा तीनों डी, यहाँ से 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। घास भूमियों में पारिस्थितिक अनुक्रमण के जो परिणाम स्वरूप वृक्ष घासों का स्थान निम्नलिखित में से किसके कारण नहीं ले पाते हैं, राइट। वृक्ष जो घासों का स्थान किस कारण नहीं ले पाते हैं ये बताना है, क्योंकि देखो ये जो हमारे सीमित जल की उपलब्धता तथा जो हमारे अग्नि जैसे जो सीमित करने वाले जो कारक है उसकी घास भूमियों में पारिस्थितिक जो हमारे अनुक्रमण होते हैं उसके परिणाम स्वरूप वृक्ष घासों का स्थान नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 18 का सी, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, परितंत्रों की जो खाद्य श्रृंखला है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीवों को संदर्भित करता है, ठीक है, या करते हैं, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो 19 है इसका हो जाएगा आपका एक तो आपका यहाँ से कवक हो जाएगा, राइट, दूसरा आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारे जो खाद्य श्रृंखला है इनको अपघटक जीवों के रूप में संदर्भित करते हैं। वायरस यहाँ पे इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अधिकांश जो हमारे वायरस हैं इसके लिए एक जीवित पोषक जो जीव की आवश्यकता होती है वे एक परजीवी की तरह
होते हैं। ठीक है, वायरस जीवित हमारी जो कोशिकाओं में अपना डीएनए जो प्रविष्ट करके प्रजनन करते हैं और उसमें उनका डीएनए जीवित कोशिका के स्तर पर स्थापित है वो कर लेता है, जिससे क्या है हमारा जीवित कोशिकाओं के जो संसाधन है उसका उपयोग वायरस डीएनए के जो हमारे बनाने के लिए उपयुक्त करता है और जिससे अधिक वायरस उत्पन्न करेगा, जिससे हमारा बैक्टीरिया का भोजन यहाँ पर मृत्यु भी अपघटन करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पूछे को है अपघटन जीवों को संदर्भित कौन करता है, सिर्फ हमारा करेगा कवक और बैक्टीरिया। सिंपल सा क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, जो मैंने बताया उसमें आप थोड़ा सा पढ़ के डाउट में हो गए, लेकिन 2 और 3 आपका करेक्ट है। यहाँ से इस पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 19 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2-3। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, भारत में जो हमारे महासागरीय जल में हानिकारक जो हमारे अल्गल वॉल्यूम है उसकी वृद्धि की मतलब वृद्धि हो रही है, उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये कौन से कारक इसके उत्तर दे हो सकते हैं। एक तो हमारे देखो एक्चुरी होते हैं, एस्चुरी। ठीक है, ये जो हमारे पोषक तत्वों का प्रभाव होता है, राइट, ये हमारा इसका कारण बन सकता है। दूसरा, मानसून के समय पर भूमि में होने वाला अफवाह, राइट, सेकंड। और तीसरा, समुद्र में जो हमारे अपवेलिंग होगी, ये भी। तो तीनों हमारे यहाँ से क्या होंगे, इसके जो हमारे जो वॉल्यूम में चिंता की वृद्धि उसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1, 2, 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये ऐसे पादप स्वरूप होते हैं जिनमें शैवाल तथा कवक एकल सहजीवी जीव में रूप में संयोजित होते हैं। राइट, 21 का क्या होगा, 21 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये मृदा प्रदूषण विशेष तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड के जो प्रदूषण होते हैं उसके महत्वपूर्ण जैव संकेतक होते हैं ये। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा यहाँ से गलत है, क्योंकि ये मृदा की बजाय जल तथा जो आवश्यक पोषक तत्व है उसमें वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और ये लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के महत्वपूर्ण यहाँ पर जैव संकेतक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मृदा की बजाय यहाँ पर जल का जो पोषक तत्व है उसके वायुमंडल से ग्रहण करेंगे, है ना। यहाँ से सेकंड गलत होगा, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर नहीं है। विषैले जो हमारे तत्व हैं उसमें रेडियोएक्टिव धातुओं के प्रदूषण को मापने के लिए इनका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, तापीय प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कि कौन सा सही होगा। जल के तापमान में वृद्धि से जल में घुलित जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम हो जाती है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जल के तापमान में वृद्धि से जल की जो घुलित मात्रा है ऑक्सीजन में वो मात्रा कम हो जाती है। सेकंड, मछलियों की तैरने की क्षमता भी कम हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि तापीय प्रदूषण बढ़ेगा तो तैरने की क्षमता भी यहाँ पर कमी होगी। तीसरा, मछलियों के रोगों की जो परजीवी हैं उसमें प्रति जो रोधक क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तैरने की क्षमता कम होगी तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। और तापीय प्रदूषकों में से जो जैव विविधता है उसका भी ह्रास होगा। राइट, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो चारों बातें हमारे तापीय प्रदूषण के बारे में करेक्ट है। आपको लिखना क्या है, तापीय प्रदूषण ऐसे करके, और मैं चारों बातें नोट कर जानी क्या क्या यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तापीय प्रदूषण को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 23, किसी झील में कार्बनिक अपशिष्ट की प्रचुर मात्रा वाले जो घरेलू सीवेज होते हैं उसमें अंतर्वाह का क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो अंतर्प्रवाह का कारण हो सकता है। जैसे जैसे हमारे झील में कार्बनिक जो पोषक तत्व में अधिक होगा वो क्या होगा, एल्कम जो ब्लूम है, ठीक है, उसकी स्थिति उत्पन्न होगी और एक झील में जो हमारा सुपोषण है वो हो जाएगा। जिस प्रकार हमारा शैवाल जो है जल निकास या जल निकाय में ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कर देगा और जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा यहाँ इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन कमी के कारण मछलियों की मृत्यु। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे बढ़ा के भी जब मैंने आपको बताया बड़ा करके पूरा, वैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन चराई खाद्य श्रृंखला अपरद श्रृंखला के मध्य अंतर को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारे चराई खाद्य श्रृंखला है और अपरद श्रृंखला के मध्य अंतर को दर्शाता है, कौन सा होगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका, दोनों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्या होगा, दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों तरह की खाद्य श्रृंखलाएँ, ये प्रमुख अंतर जो हमारे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, ये चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक रूप से ऊर्जा जीवित पादप जब्बार से प्राप्त होती है, जबकि अपरद में हमारी खाद्य श्रृंखला है ये एक मृत कार्बनिक जो पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, पहला आपका यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर 24 का हो जाएगा, केवल एक यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सीमा कारक होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा इसमें ये हो जाएगा आपका, एक तो सूर्य का प्रकाश और दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका
ऑक्सीजन, ये हमारे जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमा कारक आपके माने जाते हैं। क्योंकि देखो जलीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण हमारे सीमा कारक सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन होते हैं, राइट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश किसी गहराई तक पहुंच सकता है, यही तय करता है कि किस स्तर पर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ठीक है। साथ ही यह पादपों के जो वितरण होते हैं उसके विस्तार को भी निर्धारित करता है। इससे क्या है, इसके साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में मछलियों की जो उपस्थिति होती है उसके स्तर को भी तय कर सकता है, ठीक है। सबसे निचले स्तर में जो ऑक्सीजन उसकी अनुपस्थिति के कारण जो अवयविक अपघटन है वो होता है। ये कारक हमारे झील के अवयव हैं उससे अधिक स्पष्ट जो दृष्टिकोण गोचर होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। जलीय हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र उसमें आर्द्रता एक महत्वपूर्ण कारक नहीं मानते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी नोट कर सकते हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट है। क्यों करेक्ट था ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ से, ठीक है। तो 25 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं यहाँ से, ये वाटर मैश, ठीक है, वाटर मैश के विपरीत फ्लाई ऐश अत्यंत महीन पाउडर है, ये पवन के साथ बहुत दूर तक चली जाती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 26 है इसका हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फ्लाई ऐश केवल कोयले के पूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, गलत है। देखो फ्लाई ऐश जो होता है हमारा केवल कोयले के पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता है, राइट। तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्लाई ऐश जो है कोयले के अपूर्ण दहन से भी यहाँ पर जनित हो सकती है, तो गलत हो गया। तीसरा, भारत में अधिकांश फ्लाई ऐश विद्युत उत्पादन संयंत्रों से वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है, यह होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तीसरा भी। चौथा, फ्लाई ऐश से फसल की पैदावार में वृद्धि हो सकती है तथा वैसे बंजर जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं इसको कृषि योग्य बनाने के लिए उपयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत में अधिकांश विद्युत तापीय संयंत्र इसमें 90% कोयला आधारित यहाँ पर विद्युत संयंत्र होता है, ठीक है। इसके माध्यम से वायुमंडल में फ्लाई ऐश का उत्सर्जन होता है। ये एक क्या है, नियंत्रित मात्रा में फ्लाई ऐश को जो उपयोग है फसल की पैदावार बढ़ाती है और जो मृदा है उसके स्थिरीकरण में भी वृद्धि करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फ्लाई ऐश भारत में कई स्थानों पर बंजर भूमि है उसके वेटलैंड की कृषि भूमि को बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। इसमें क्या है, जो रिहंद नगर जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें और सरणी जो हमारा मध्य प्रदेश इसमें यहाँ पर सम्मिलित किया गया इसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 हमारे आंसर हो जाएंगे 26 का, तो सी। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ देखो पड़ोसी जो हमारे राज्य है उसके फसल जलाना दिल्ली में वायु प्रदूषण एक प्रमुख योगदान होता है, एकदम करेक्ट है, न्यूज़ में हमेशा चलता रहता है। मासागुरुक में ऑयल जो हमारे स्पिल परिणाम स्वरूप ये भी वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है, मैंने ऊपर आपको बताया था ऑयल स्पिल वाला, ठीक है। ऑयल स्पिल का लेकर वायु प्रदूषण जो हमारा जो हमारी पर्यावरण था उसको ह्रास करता है, मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। तीसरा, जो बसें हैं, बसें ट्रक में जो अति भारण है मतलब ओवरलोडिंग जो करते हैं उसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण यहाँ पर अधिक होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि बस और जो ट्रक हैं उसमें ओवरलोडिंग से अधिक धुएं का उत्सर्जन होता है ना। इसी से हमारा क्या है, जो अधिक प्रदूषण यहाँ पर उत्पन्न होगा। बोलेंगे कि अधिक जो ओवरलोडिंग से ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर नहीं होगा, जितना अभी खाली ट्रक में जाएगा और उतना ही ओवरलोडिंग में ही यहाँ पर प्रदूषण होगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ओवरलोडिंग में यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर धुआं ज़्यादा निकलेगा उससे, ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से। तो हमारा क्या है, इसी वजह से जो बाहर हमारे वाहन होते हैं ओवरलोडिंग, अभी जैसे दिल्ली जैसे जो सिटी है ओवरलोडिंग वहाँ पे मना कर दी कि यहाँ पे ओवरलोडिंग अलाउ भी इस टाइम का नहीं है ना। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों हमारे जो हैं ये वायु प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। आंसर हमारे क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट 27 का। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं, मृदा प्रदूषण के स्रोत में से कौन से हैं आपको ये बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारा एक तो तापीय विद्युत संयंत्र, इससे उत्पन्न हमारी फ्लाई ऐश, ये से हमारा क्या मृदा प्रदूषण का कारण हो सकता है। और हो सकता है आपका एक तो हो सकता है कृषि में अकार्बनिक जो हमारे उर्वरक हैं इसका प्रयोग, राइट, ये होगा या नहीं। देखो ये भी हमारा होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, जो हमारे मृदा प्रदूषण के कारक होंगे, स्रोत होंगे। और अस्पताल में जैविक हमारा अपशिष्ट है उसकी डंपिंग, ये भी हमारा मृदा जो प्रदूषण के स्रोत माने जाएंगे, ठीक है। जो चौथा है भस्मीकरण या ताप अपघटन, ये यहाँ पर इसमें मृदा प्रदूषण के कारण नहीं है, ठीक है। भस्मीकरण जो होता है तथा ताप अपघटन इसको प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ना कि यहाँ पर इसके स्रोत मानते हैं इसको, तो गलत हो गया। आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2, 3, तो 28 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित पारिस्थितिक जो हमारे तंत्र है उसकी सेवाओं को सुमेलित करना है, ठीक है। मैच करते हैं, देखते हैं सुमेल करके। देखो सुमेल करेंगे तो आंसर हमारा आएगा पहले का बी, ठीक है। अनुवांशिक संसाधन हमारा हो जाएगा उत्पादन जो सेवाएं, ठीक है, पहले का हमारा बी हो गया। दूसरे का ए नियमन जो हमारा इलेक्ट्रिक सेवा जो पराग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से तीसरे का जो डी हो जाएगा और चौथे का हमारा ये सी हो जाएगा। ये हमारे टाइप से मैच करेंगे तो आप इसको देख सकते हो ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का बी यहाँ पर मैच कर रहा है ऐसे ही।
लास्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा नियमन पारिस्थितिक जो तंत्र सेवाएं हैं उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, कौन सम्मिलित होता है? इसमें से जो सम्मिलित होता है हमारा, एक तो कार्बन प्रच्छादन, ठीक है, दूसरा कार्बन प्रच्छादन मृदा की जो हमारे अपरदन की रोकथाम है, तथा भूजल जो पुनर्भरण है, ये हमारे नियमन सेवाएं होती हैं। जबकि ईंधन के लिए जो लकड़ी है, चारा, इमारती लकड़ी होती है, ये औषधि पौधे, जंगली खाद जो फल होते हैं आदि यहाँ पर सेवाएं, मनोरंजन जो सांस्कृतिक सेवाएं उसके लिए अंतर्गत आते हैं। ये हमारे इसमें नहीं होगा। 3 हमारे करेक्ट होंगे, 1, 2, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, जो हमारा इन्वायरमेंट का टेस्ट पेपर था वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, और अब फिर से रिपीट होगा टेस्ट नंबर फिर से जो आएगा पॉलिटी का टेस्ट नंबर अब 2 आएगा। और ओवरऑल जो हमारा होगा वो 6, 7वां जो भी टेस्ट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो डेली टारगेट में डाल रहा हूँ रोज, वो भी आप इसको फॉलो करते रहो, तो आपको तैयारी थोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टारगेट। वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।